केस रिपोर्ट तक हम लोग कर चुके थे। अब हमने बात करनी थी डेटा की। तो आप में से जिन लोगों को पहले से किसी ना किसी स्टडी पे काम किया होगा तो आप लोगों को खैर पहले से इस चीज़ का पता है। जो अ, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले बिल्कुल भी किसी भी रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम के लिए नहीं किया, उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। और वो इस वजह से इम्पॉर्टेंट है बिकॉज स्पेशली जब आप लोगों के लेवल पे आप सिर्फ क्रॉस सेक्शनल्स करेंगे। क्रॉस सेक्शनल्स का जो एनालिसिस है वो हम लोग एसपीएसएस में मोस्टली करते हैं। तो उसमें ये जो डिफरेंट टाइप्स हैं डेटा की, कंटिन्यूस डेटा, नॉमिनल डेटा, ऑर्डिनल डेटा, तो उसमें बेसिकली ऑप्शंस होते हैं अलग अलग। तो हम लोग एसपीएसएस जब यूज़ करते हैं तो उसमें हमने कौन सी कैटेगरी चूज़ करनी है वो हमें इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारा डेटा क्या है। तो अगर हम बात करें कंटिन्यूस डेटा की, ये बेसिकली नंबर्स होते हैं। ठीक है, और नंबर्स हैं। अब इसकी एग्जांपल क्या है, सपोज अगर मैं आपको कोई फॉर्म देता, ठीक है, जिसमें ये होता कि आपकी एज क्या है। एज इज़ अ नंबर। ओके। आपकी हाइट क्या है, आपका वेट क्या है, आपकी सीजीपीए कितनी है, आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, आपकी यूनिवर्सिटी में कितने बच्चे हैं। तो ये सारा कंटिन्यूस डेटा बिकॉज ये नंबर है। ओके, और ये किसी एक रेंज के अंदर हो सकता है। तो ये कंटिन्यूस डेटा कहलाता है, न्यूमेरिकल डेटा कहलाता है। कैटेगोरिकल डेटा में अगर हम नॉमिनल डेटा की बात करें तो इसमें बेसिकली ग्रुप्स होते हैं, लेकिन कोई एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से बेहतर नहीं होता। ओके। तो अगर सपोज जैसे मैं अगर लम्स से हूँ तो हम लोगों के उधर 6 ग्रुप्स होते थे, एक बैच के 6 ग्रुप्स होते थे। ठीक है। अगर मैं यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, एमबीबीएस है, बीडीएस है, फार्मा है, फिजियोथेरेपी है, बायोटेक्नोलॉजी है। तो ये डिफरेंट ग्रुप्स हैं, कोई किसी से बेहतर नहीं है। ये अनफॉर्चुनेटली हम एमबीबीएस वालों को लगता है कि यार हम सबसे बेहतर हैं, लेकिन आप कहीं बाहर के मुल्क जाएं तो एवरीवन इज इम्पोर्टेंट। तो कोई किसी से बेहतर नहीं है, डिफरेंट ग्रुप्स हैं, लेकिन किसी एक ग्रुप को दूसरे पे फोकियत नहीं है। अगर मेडिकल डेटा की बात करें, जेंडर, मेल फीमेल, कोई किसी से बेहतर नहीं है। ब्लड टाइप, ए पॉजिटिव हो या ओ नेगेटिव हो, कोई किसी से बेहतर नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि ओ नेगेटिव इज रेयर, वी कैन यूज इन इमरजेंसी सिचुएशंस, लेकिन बेहतर नहीं है वो उससे। ओके। कोई टाइप ऑफ डिजीज है, कोई भी सपोज इसकी बात करें, एमिलोइडोसिस की बात करें, अगर एएल है या ए है, उसकी जो दो टाइप्स हैं मेन, वो दोनों किसी से कोई बेहतर नहीं है, बस दो ग्रुप्स हैं, हमें पता है। तो ये इसका एक नॉमिनल डेटा है। और ये ज़्यादातर हम लोग जब स्टडीज़ में क्रॉस सेक्शनल में बात करते हैं तो ये मेल फीमेल और एज एज ग्रुप खैर डिफरेंट टाइप हो जाती है, या यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये नॉमिनल डेटा के अंदर आती हैं। फिर तीसरी टाइप ऑफ डेटा, ऑर्डिनल डेटा। इसमें बेसिकली ऑर्डर्स होते हैं, और इसमें कोई एक ग्रुप दूसरे से या ऊपर होता है या नीचे होता है। ठीक है। अब इसकी एग्जांपल ये है कि अगर फर्स्ट ईयर, अब हमारे दरमियान में भी कोई फर्स्ट ईयर वाला भी हो, कोई फाइनल ईयर वाला भी हो, कोई ग्रेजुएट भी हो। अगर अब हम इस तरह डिवाइड करते, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फाइनल ईयर, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, तो ये ऑर्डिनल डेटा है बिकॉज इसका एक ऑर्डर है। जो फर्स्ट ईयर वाले हैं वो सबसे जूनियर्स हैं, जो ग्रेजुएट्स हैं या पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं वो सबसे सीनियर हैं। इसी तरह एक पेन स्केल है, अगर हम उसकी बात करें, वो कहते हैं ना, आप लोगों ने अगर शायद मे भी किसी पेशेंट से कभी पूछा हो कि, वैसे यहाँ पे हम कॉमनली पूछते नहीं है, ये ज़्यादा सीरीज वगैरह में आपको देखने को मिलेगा, 1 से लेकर 10 तक, कि आपका जो पेन है वो किस हद तक सीवियर है, 1 बीइंग द लोवेस्ट और 10 बीइंग द मोस्ट सीवियर। तो ये क्योंकि इसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं, 1 सबसे कम है, 10 सबसे ज़्यादा है। ये ऑर्डर है इसमें। ठीक है। कैंसर की स्टेजिंग है, स्टेज 1 सबसे लाइक हल्का टाइप है कैंसर का, जिसको ट्रीट करना इज ईजियर। स्टेज 4 बहुत एडवांस डिजीज है, उसको आप इतना इजीली ट्रीट नहीं कर सकते। तो ये ऑर्डर है। अब ये ऑर्डर, ये आपको डेटा की ऑर्डर अगर आपको पता होंगे कि आपका डेटा है किस टाइप का, कंटिन्यूस है, कैटेगोरिकल है, ऑर्डिनल है, तो इसका सिर्फ आपको फायदा ही होगा कि एसपीएसएस यूज़ करना आसान है। लेकिन एसपीएसएस की हम बात अभी नहीं करेंगे बिकॉज वो अगेन थोड़ी सी एडवांस लेवल पे आ जाती है, और वो इतना मुश्किल नहीं है। यूट्यूब पे हर चीज़ है, बेसिकली आपको यूट्यूब पे हर चीज़ मिल जाएगी, लेकिन आपको उसमें टाइम लगाना पड़ेगा। ओके, आप टाइम लगाते हो, आप गलतियां करते हो, आप वो वीडियोस पहले देखते हो जो आपके काम की नहीं है, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता वो वीडियोस ढूंढते हो जो आपके काम की हैं। तो ये ट्रायल एंड एरर, आपका जो टाइम लगता है, आपकी एनर्जी लगती है, बेसिकली यही बस थोड़ी सी खुआरी वाला काम है जो, लेकिन मिल जाता है उसका। अगर मुझे कोई दिखेगी तो मैं भेज दूंगा एसपीएसएस की, क्योंकि इस पर हम बात नहीं करेंगे अभी। ये बात हो गई डेटा की। अब अगर हम बात करें बायस की, तो बायस बेसिकली वो फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जिसमें जिनका पोटेंशियल हो कि वो हमारे रिजल्ट्स को
चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, तो इसको हम लोग डायरेक्ट देखेंगे चैट जीपीटी से, बिकॉज सिर्फ स्लाइड्स भरने का फ़ायदा नहीं था। और जो ऐसी चीज़ें जो आप खुद से भी पढ़ सकते हो, वो मैंने उस पर ज़्यादा टाइम में नहीं लगाऊंगा। आप लोगों में से अगर किसी ने स्टेप वन क्लियर किया हुआ हो या उसकी तैयारी अगर कर रहा हो, तो मे बी आप लोगों को ज़रूर पता होगा कि बायस होता क्या है। लेकिन अगेन हम इसको एक दफ़ा डायरेक्ट चैट जीपीटी से देख लेते हैं। ओके, सो एक मेरी स्क्रीन आई गेस विजिबल नहीं है अभी। अब अगेन विजिबल है मेरी स्क्रीन? ओके, सो हाँ, हम बात करते हैं बायस की। अब बायस में देखें, एक चीज सपोज, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं मिस कर गया बताना। एक चीज होती है सैंपल, ठीक है? अब वो सैंपल जब हम क्रॉस सेक्शनल स्टडी भी करते हैं तो उसमें एक सैंपल साइज होता है कि आपने 200 लोगों से डेटा कलेक्ट करना है, 300 से 400 से। अब वो सैंपल साइज किस तरह निकलता है उसकी भी अलग तरीका होता है कि आप पहले देखते हो प्रीवियस लोगों ने क्या, प्रीवियस स्टडीज ने क्या काम किया हुआ है, मतलब उस एक टॉपिक के ऊपर। उसके बाद कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जिससे आप सैंपल साइज निकाल सकते हो। लेकिन सैंपल बेसिकली होता ये है कि वो चीज़ जो रिप्रेजेंटेटिव हो एक बड़ी पॉपुलेशन की। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने नींबू पानी बनाया है 3 या 4 ग्लास। अब मुझे देखना है यार इसमें चीनी सही है या नहीं। अब मैं 3 ग्लास तो नहीं पी, 3 ग्लास अगर मैंने बनाया है, मैं 3 ग्लास तो नहीं पीऊंगा चेक करने के लिए। मैंने उसे अच्छे से मिक्स किया, मैंने एक चम्मच निकाली, उसमें से चम्मच भरी और मैंने पी ली। तो ये जो चम्मच मैंने पी, बाकी जग भी वैसा ही है। तो ये बेसिकली एक सैंपल था जो मैंने पिया, और वो रिप्रेजेंटेटिव था पूरे जग का। तो हम इसी तरह हम सबका डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते, तो हम लोग फिर एक सैंपल उठाते हैं और हम सैंपल को देखते हैं, उसका डेटा एनालाइज करते हैं, और फिर हम ये अज्यूम करते हैं कि ये रिप्रेजेंटेटिव है ज़्यादा पॉपुलेशन का। आपने अक्सर ये जो स्टडीज़ वगैरह देखी होंगी, सपोज कोई कुछ दिन पहले शायद एक वो पान गुटखा इन कराची, ऐसी कोई स्टडी मेरी नज़र से गुजरी थी, तो उसमें पूरे कराची का डेटा तो नहीं कलेक्ट किया। उन्होंने डिफरेंट जगहों से लोगों से डेटा कलेक्ट किया। तो अब ये भी हो सकता है कि जितने लोगों से उन्होंने डेटा कलेक्ट किया वो सारे ही गुटखा खाते हो। तो अगर 1,000 लोगों से उन्होंने डेटा कलेक्ट किया और उन्होंने अगर उनका ये रिजल्ट निकला कि भाई सारे लोग खाते हैं गुटखा, उसका ये मतलब नहीं कि पूरा कराची गुटखा खाता है। लेकिन सैंपल इसलिए बायस हो सकता है। ओके, तो इसी पे हम आते हैं अपनी पहले बायस की टाइप पे, सिलेक्शन बायस। इसमें ये होता है कि जो भी आपने पार्टिसिपेंट चूज किए हैं वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है पॉपुलेशन के। ठीक है, अब इसकी एक अच्छी एग्जांपल इसी ने खुद नहीं बताई हुई है कि अगर हमने कोई हॉस्पिटल पेशेंट सिर्फ रिक्रूट किए कम्युनिटी डिजीज स्टडी के लिए, ओके, तो वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। अगर सपोज आपको किसी भी डिजीज के लिए आपने सिर्फ हॉस्पिटल से पेशेंट उठाए हैं, तो लाजमी बात है बीमार पेशेंट्स हैं, अब आम आवाम तो बीमार नहीं होती, तो वो एक अच्छा सैंपल नहीं है। तो आपको हॉस्पिटल से अगर आपने उठाए हैं तो आपको नॉर्मल भी लोग उठाने हैं, फिर उन सबके ग्रुप्स बनाने हैं। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये सही टाइप नहीं है कि हम लोगों ने एक ऐसे सैंपल चूज किया जो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है पॉपुलेशन का। ओके, सैम्पलिंग बायस में यह है कि जो सैंपल हम लोगों ने कलेक्ट करना है वो ठीक है, लेकिन जो तरीका है वो गलत है। ओके, अब उसकी भी इसने एक अच्छी एग्जांपल दी हुई है कि हम लोगों ने अगर बुजुर्गों से कोई डेटा कलेक्ट करना है और हम उनको दे दें ऑनलाइन कोई फॉर्म्स दे दें, तो वो लाजमी बात है उनके लिए मुश्किल है करना, और फिर इसके अंदर बायस आ जाएगा क्योंकि उनको नहीं आता फिल करना। और जिनको आता है मे बी वो फिर बहुत एडवांस टाइप के बुजुर्ग हों, और वो फिर डिफरेंट तरीके से अपनी चीज़ें मैनेज करते हैं, उनको ज़्यादा सेल्फ हेल्थ कॉन्शियस हों और वो चीज़ें अच्छी अपनी जो हेल्थ को ज़्यादा केयर करते हैं उसकी। तो ये अगेन, अब हम लोग बुजुर्गों पे रिसर्च कर रहे हैं, बुजुर्गों से डेटा ले रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने तरीका उसका गलत चूज किया। इससे बेहतर था कि हम जाते, हम उनके पास बैठते, हम उनसे आंसर्स पूछते और अपने फॉर्म में लिख लेते, ये ज़्यादा बेहतर था। तो ये सैम्पलिंग बायस था। एलोकेशन बायस में ये था कि जब आपने रैंडमली असाइन नहीं किए ग्रुप्स में। अच्छा, इस ट्रायल्स में बेसिकली ये होता है कि जब आप दो ग्रुप्स बनाते हो ना, तो आपको ये भी देखना होता है कि जो दोनों ग्रुप्स में जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो एक जैसे हों। ऐसा नहीं है कि एक ग्रुप के अंदर जो है वो सारे बिल्कुल सेहतमंद लोग हैं, दूसरे ग्रुप में सारे कौन है, डायबिटीज वाले, हाइपरटेंशन वाले। तो ये चीज़ नहीं करनी है आपने, ठीक है? दोनों ग्रुप्स एक जैसे हों, ऐसा नहीं है एक ग्रुप के अंदर सारे 80 साल के लोग हैं, दूसरे ग्रुप में आपने सारे 20 साल के लोग रख लिए। नो, आप लोग हमेशा जब भी स्टडी पॉपुलेशन पढ़ते हो ना,
वो चीज़ इस इम्पॉर्टेंट है कि अगर एक ग्रुप में सारे 50-60 साल के लोग हैं, दूसरे में भी इतने ही हो। अगर एक सपोज 100 लोगों का ग्रुप है, अगर एक ग्रुप में 40 लोगों को डायबिटीज है तो दूसरे के अंदर भी 30-40 लोगों को हो, मतलब दोनों एक जैसे ग्रुप्स हों, ऐसा ना हो कि दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो। तो इस चीज का ख्याल रखना है, वरना अगेन इसमें फिर एलोकेशन बायस आ जाती है। और ये भी हो सकता है कि आप उनको सही से ट्रीट, दोनों को सेम ट्रीटमेंट ना दे रहे हो, ठीक है, तो ये अगेन फिर बायस का कॉस्ट बनता है। परफॉर्मेंस बायस में ये होता है कि जी। जी डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये था कि अगर कोई पेशेंट, लाइक हमें नहीं पता कि कोई पेशेंट लॉस्ट फॉलो अप होता है या कोई पेशेंट जो है वो स्टडी कंप्लीट करता है, लाइक कि वो कंप्लायंस शो कर रहा है या नॉन कंप्लायंस शो कर रहा है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये पेशेंट को हमने सिलेक्ट किया है स्टडी के लिए, तो ये आगे तक चलेगा, लॉन्ग लास्टिंग होगा हमारे। अच्छा, इसकी इसकी वो एक टाइप होती है कि इंटेंशन टू ट्रीट है, या एक दूसरा भी इसका एक नाम था, वो मेरे जहन से निकल गया। लेकिन अगर इंटेंशन टू ट्रीट, हम लोग मतलब दो तरीके से हम लोग इसको मतलब डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। अगर हम इंटेंशन टू ट्रीट कर रहे हैं तो हमने जब ग्रुप्स बना लिए, ठीक है, सपोज उसने एक भी दफ़ा दवाई खा ली, उसके बाद वो छोड़कर चला गया, तो हम अगेन फिर भी उसको हम इंक्लूड करेंगे। बेशक नहीं भी है, हम उसको इंक्लूड करेंगे। और चाहिए कि स्टेप 2 का क्वेश्चन भी था, ये भी आया था और ये मेरा गलत भी हुआ था। तो उसमें यही था कि अगर हम उसको सिर्फ पर प्रोटोकॉल लेते हैं ना, कि हाँ जो चले गए छोड़कर हम उसको इंक्लूड नहीं करते, तो इससे बायस आ जाता है। और इस वजह से सपोज अगर दो ग्रुप्स हैं, ठीक है, एक ट्रीटमेंट ग्रुप है और एक कंट्रोल ग्रुप है। ट्रीटमेंट ग्रुप में जो हम दवाई दे रहे हैं उसके साइड इफेक्ट्स भी हैं, ओके, तो उसके साइड इफेक्ट्स हुए, और जो पेशेंट था वो छोड़ के चले गए कि यार इसके साइड इफेक्ट्स बहुत हैं, हमसे दवाई बर्दाश्त नहीं हो रही, हम जा रहे हैं। हमने अगर उनको इग्नोर कर देंगे तो हमारा रिजल्ट बहुत जो है ये डिफरेंस आ जाएगा इनमें। तो हम लोग उसको भी इंक्लूड करते हैं और हम बोलते हैं कि उसमें डिफरेंस आया था। अब अगेन कि वो ट्रायल्स में क्या करते हैं क्या नहीं, इसका एज सच मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन ये चीज़ हम लोग जब स्टार्ट में डिसाइड कर लेते हैं कि हम लोगों ने इसको इंटेंशन टू ट्रीट करके ही मैनेज करना है, या फिर हम लोग जो छोड़ गए तो हमने उनको डेटा इंक्लूड नहीं करना, ये चीज़ हम स्टार्ट में डिसाइड कर लेते हैं। और ज़्यादातर जो है वो इंटेंशन टू ट्रीट होता है। यस। बुजुर्गों वाली एग्जाम्पल ये थी कि सपोज हम लोगों ने कोई डेटा कलेक्ट करना है बुजुर्गों से, लेकिन हमने उन्हें ऑनलाइन फॉर्म दे दिए, ठीक है। तो अब ऑनलाइन फॉर्म्स दिए हैं उनको, तो अब उनको बेचारों को नहीं पता कैसे फिल करना है, तो मोस्टली लोगों ने नहीं किए। जिन बुजुर्गों ने किए, मीन्स वो थोड़े एडवांस टाइप के बुजुर्ग हैं, उनको ज़्यादा वो हेल्थ कॉन्शियस हैं, उनको अपनी सेहत का ज़्यादा ख्याल है। तो इसमें अगेन फिर थोड़ा सा बायस आ जाता है कि हम लोगों ने तो नॉर्मली सब बुजुर्गों पे जो है रिसर्च करनी थी, लेकिन सब लोगों ने तो भरा नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने एक ऐसा मोड चूज किया डेटा कलेक्ट करने का जो सुटेबल नहीं था। तो उसके लिए बेहतर यह था कि हम लोग उनके पास बैठ के उनसे पेपर के ऊपर उनसे पूछते हैं, और पेपर के ऊपर फॉर्म फिल कर लेते हैं, बाद में हम लोग आके उसको डेटा को अपने सिस्टम के अंदर ऐड कर लेते हैं। तो ये चीज़ हम लोगों ने नहीं की, हमने एक अजीब सा मोड यूज़ किया, तो हम लोगों को सही डेटा नहीं मिला। ओके। तो हम लोग कहाँ पे थे, परफॉर्मेंस बायस पे। हाँ अच्छा, परफॉर्मेंस बायस में ये होता है कि जब अनइक्वल केयर और ट्रीटमेंट हो दोनों ग्रुप्स में। और ये तब होता है जब मैं ऑब्जर्वर हूँ, मुझे पता है कि कौन से ग्रुप को दवाई मिल रही है और कौन से ग्रुप को प्लेसिबो मिल रहा है, ओके, क्योंकि मुझे पता है। तो जिस ग्रुप को दवाई मिल रही है मैं उसका हो सकता है ज़्यादा ख्याल रखूं। तो इसी के लिए ज़रूरी ये है कि डबल ब्लाइंडेड स्टडी हो। डबल ब्लाइंडेड ये है कि मुझे भी नहीं पता कि पेशेंट को क्या मिल रहा है, और पेशेंट को भी नहीं पता कि उसको दवाई मिल रही है या उसको प्लेसिबो मिल रहा है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, ताकि हम इस बायस से बच सकें। अच्छा, डिटेक्शन बायस में ये होता है कि हम लोग आउटकम्स जो हैं वो डिफरेंट तरीके से मेजर करते हैं बिटवीन बोथ ग्रुप्स, ओके। तो अब हमें ये सपोज इसकी भी इन्होंने खुद ही ने एक एग्जांपल दी हुई है कि अगर जो क्लिनिशियंस हैं उनको पता है कि जो पेशेंट्स ट्रीटमेंट ग्रुप में हैं और जो पेशेंट प्लेसिबो ग्रुप में है, अब क्योंकि उन्हें पता है, क्लिनिशियंस को पता है, तो वो लोग इनके सिम्टम्स को हो सकता है अनकॉन्शियसली डिफरेंट तरीके से मेजर करें या रेट करें। ओके, तो इसको भी अगेन हम इस तरह से इस बायस से बचा जा सकता हो कि अगर क्लिनिशियन को नहीं पता कि इस ग्रुप वाले जो बंदा या बंदी जो भी पेशेंट है वो दवाई खा रहा है या वो प्लेसिबो खा रहा है,
तो सिर्फ अगर डबल ब्लाइंड स्टडी हो कि ना क्लिनिशियन को पता है ना पेशेंट को पता है, तो हम इस तरह इस बायस से भी बच सकते हैं। ये एट्रिशन बायस, इसमें यह होता है कि जो पेशेंट्स स्टडी छोड़कर चले गए, जिसकी एग्जाम्पल थी कि या तो उसमें साइड इफेक्ट ज़्यादा थे वो छोड़कर चले गए, या प्लेसिबो ग्रुप में इम्प्रूवमेंट नहीं थी तो वो छोड़कर चले गए। और जब आपने उसके बाद इसको एनालाइज किया तो हम लोगों को सही उसका रिजल्ट पता नहीं चलेगा, बिकॉज वो लोग छोड़कर ही चले गए। तो इसके लिए हम ये करते हैं कि इंटेंशन टू ट्रीट के हम लोग उन्हें फिर भी इंक्लूड रखते हैं, वो चले भी गए तो हम लोग स्टिल उनका डेटा हम यूज़ करते हैं। ओके। तो अब रिपोर्टिंग बायस में ये होता है कि मैं डेटा रिपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ वो डेटा रिपोर्ट कर रहा हूँ जो मेरी पसंद का है। मैं उसमें जो चीज़ मैं रिपोर्ट करना चाह रहा हूँ मैंने वो की, जो ऐसी चीज़ जो मेरी स्टडी पर नेगेटिव असर डालेगी वो मैंने रिपोर्ट नहीं की। सपोज बहुत कोई खतरनाक किस्म के साइड इफेक्ट्स थे उस दवाई के जो मैंने इंटरवेंशन के तौर पे यूज़ की, लेकिन मैंने उसको उस तरह रिपोर्ट किया ही नहीं, क्योंकि अगर मैंने इस तरह रिपोर्ट किया तो मे बी मेरा ट्रायल ही बंद हो जाए। तो ये अगेन ऑब्जर्वर के एंड के ऊपर आता है कि वो एक प्रॉपर तरीके से चीज़ रिपोर्ट करे। अच्छा, ऑब्जर्वर बायस में फिर ये होता है कि जो रिसर्चर है, अगर उसकी एक्सपेक्टेशंस किस तरह इन्फ्लुएंस करती हैं डेटा को। अब मैं दोनों ग्रुप से अलग अलग तरीके से अगर कोई चीज़ पूछ रहा हूँ, और इस होप से मैं ये पूछ रहा हूँ कि यार ये वही आंसर दे जो मेरी मर्जी का है, ठीक है, मैं इस इंटरव्यू से ही इस तरह क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो ये मेरे एंड पर है क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि वो उसी तरह से जवाब दे। इससे अगेन फिर रिजल्ट्स सेम नहीं रहते, चेंज हो जाते हैं। रिकॉल बायस में ये होता है कि ज़्यादातर होता है केस और कंट्रोल में। आप क्योंकि आप उनसे पास्ट की चीज़ें पूछ रहे होते हैं, आप उनसे पूछते हो कितने 20 साल 25 साल पहले की अगर हिस्ट्री पूछ रहे हो, उनको याद ही नहीं होगा तो वो आपको सही जवाब नहीं दे सकते। तो ये रिकॉल बायस स्पेशली इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस वगैरह में अक्सर आ जाता है। रिस्पॉन्स बायस। ओके। ओके, सो रिस्पॉन्स बायस में ये होता है कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपना आंसर चेंज कर लेते हैं। वो इस वजह से चेंज करते हैं कि यार उनको लगता है कि जो रिसर्चर सुनना चाह रहा है मैं वही जवाब दूं। ठीक है, ये भी मोस्टली कभी कभार ये हो सकता है कि कॉन्शियसली भी हो, ज़्यादातर अनकॉन्शियसली भी हो सकता है कि वो अपना डेटा प्रॉपर तरीके से बताएं ना। वो अगर अपना डेटा एग्जैक्ट डेटा शेयर नहीं कर रहे तो उससे अगेन बायस इसमें आ सकता है। अच्छा, कंफाउंडिंग बायस ये इंपॉर्टेंट है, अब इससे आगे हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये इतना ज्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन ये स्टेप 1 और 2 के हिसाब से कॉमन है। लेकिन ये आप लोग फिर पढ़ लीजिएगा वरना फिर काफी लंबा हो जाएगा। कंफाउंडिंग बायस सबसे इंपॉर्टेंट है, वो इस वजह से कि दो वेरिएबल्स हैं, ओके, और एक थर्ड वेरिएबल ऐसा है जिसका दोनों से ताल्लुक है। अब इसकी इन्होंने एक बहुत अच्छी एग्जांपल दी हुई है कि स्मोकिंग, कॉफी और हार्ट डिजीज। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनका कॉफी की क्रेविंग भी उनको ज्यादा होती है और उनमें हार्ट डिजीज के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तो ऐसा भी पॉसिबल है जो स्मोकर है, ओके, वो कॉफ़ी ज़्यादा पीता है, प्लस उसमें हार्ट डिजीज के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन हम लोगों ने स्मोकिंग को इग्नोर कर दिया और हम लोगों ने ये सोचा कि यार ये कॉफ़ी ज़्यादा पीता था इस वजह से इसको हार्ट डिजीज हो गई। तो कोई ना कोई एक तीसरा वेरिएबल जो दोनों पे असरअंदाज होता हो, लेकिन हमने उसको इग्नोर कर दिया और हम जो बाकी दो वेरिएबल्स हैं हमने उनका कनेक्शन जोड़ दिया, तो ये कंफाउंडिंग बायस होता है। और ये अगेन स्टेप 1 के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप 22 की यही है क्योंकि ये कॉमन है। ओके, सो ये थी बायस की टाइप्स के वो फैक्टर्स जो मॉडिफाई कर सकते हैं और रिजल्ट्स को। हम लोगों के काम पे जो बिगनर लेवल पे हम लोगों के इतने काम की ये फिलहाल नहीं है, ओके। हम लोगों का कहाँ कहाँ पड़ता है इसका, अगर हम सिस्टमिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस कर रहे हो, क्योंकि वहां पर अगर रैंडमाइज ट्रायल के अंदर कोई बायस है तो हमें उसे एड्रेस करना पड़ेगा। फिर क्वालिटी असेसमेंट में हमें वो चीज़ बतानी होगी कि इसमें ये बायस है। लेकिन जो बिल्कुल बिगनर है, अगर आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो आप लोगों के काम की चीज़ इस टाइम पे नहीं है, लेकिन आप लोगों ने पढ़ना है इसे ज़रूर, अगर स्पेशली आप लोग स्टेप 1 दे रहे हो और वैसे अपनी नॉलेज के लिए, बिकॉज ये रिसर्च में इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये तीन थोड़ी सी मुश्किल स्लाइड्स हैं, उसके बाद एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है हम उसकी तरफ जाएंगे। तो इसमें हम लोगों ने डेटा की बात की इतनी कि यार डेटा ये डेटा वो। अब डेटा हमारे पास है, अब हमने उसे एनालिसिस जब हमने किया तो हमारे पास जब उसके रिजल्ट्स निकलते हैं तो वो किसी फॉर्म में निकलते हैं। और मोस्टली जब न्यूमेरिकल डेटा है ना उसमें ये ऑड्स रेशो, हैजार्ड रेशो और रिलेटिव रिस्क, ये तीन चीजें यूज होती हैं, ओके। अब
ऑड्स रेशो की बात में फिलहाल नहीं करता, लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट ऑड्स रेशो के बारे में याद रखें कि ऑड्स रेशो सिर्फ केस और कंट्रोल स्टडीज में यूज होता है। ये स्टेप 1 का क्वेश्चन भी है। इसको इस तरह याद रखें कि केस और कंट्रोल, केस और कंट्रोल, ओके। सो केस और ये ऑड्स रेशो वाला और एंड कंट्रोल स्टडीज के अंदर हम लोग ऑड्स रेशो यूज करते हैं। अगर हम पहले बात करते हैं हैजार्ड रेशो और रिलेटिव रिस्क की, तो बेसिकली हैजार्ड रेशो ये होता है कि सपोज हम मोर्टेलिटी को देख रहे हैं, हम रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल की बात अगर कर रहे हैं, तो रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स में हम लोग ग्रुप्स किस बेस पर बनाते हैं, एक्सपोजर की बेस पर या आउटकम की बेस पर? यस, हम एक्सपोजर की बेस पर ग्रुप Exposure। बनाते हैं। बिल्कुल, हम एक्सपोजर की बेस पर ग्रुप बनाते हैं। ओके, सो हम लोगों ने ग्रुप्स बना लिए, हम लोगों ने एक ग्रुप में कोई दवाई दी, एक में नहीं दी, और हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि सपोज उनमें स्ट्रोक होता है या नहीं होता, और एक गिवन टाइम पीरियड है कि 6 वीक्स के में स्ट्रोक होता है या नहीं होता, 12 वीक्स में स्ट्रोक होता है या नहीं होता, 18 वीक्स में होता है या नहीं होता, 24 वीक्स में होता है या नहीं होता। तो एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट ये कि इसमें टाइम होता है हैजार्ड रेशो में, ठीक है। फिर हम लोग ये निकालते हैं कि सपोज एक कंट्रोल ग्रुप है, ठीक है, उसमें 500 लोगों में 100 लोगों को स्ट्रोक हुआ, ठीक। और जो इंटरवेंशन ग्रुप है उसमें 500 लोगों में से 50 लोगों को स्ट्रोक हुआ। तो हम लोगों ने फिर ये करना होता है जैसे 50 डिवाइडेड बाय 500, कि जो इंटरवेंशन ग्रुप है, क्योंकि वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने रेशो निकालना है कि एक ग्रुप का रेशो क्या रहा, कितने टोटल थे उनमें लोग, उनमें से कितने लोगों को स्ट्रोक हुआ, डिवाइडेड बाय दूसरा जो हमारा कंपैरिजन ग्रुप था उसमें कितने लोग थे और उसमें से कितने लोगों को स्ट्रोक हुआ। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टाइम, 6 वीक्स, 12 वीक्स, हमको कोई टाइम हमने इसमें डिफाइन किया होता है। ओके, हैजार्ड रेशो में एक चीज इंपॉर्टेंट ये है, हम लोग सिर्फ वो रेशो निकालते हैं, और वो रेशो ज्यादातर क्या निकलता है, जैसे अगर सपोज हमारी दवाई अच्छी है और उसका पॉजिटिव रोल है कि वो स्ट्रोक, जो हम जिस ग्रुप में हम लोगों ने वो दवाई दी उसमें स्ट्रोक कम हुआ, तो हम लोगों का जो रिजल्ट, जो भी हम लोग की वैल्यू आएगी वो 1 से कम आएगी, क्योंकि रेशो है ना। अगर सपोज हम लोगों ने जिस ग्रुप में वो दवाई दी उसमें जितने लोगों में स्ट्रोक हुआ, जिस ग्रुप में हमने दवाई नहीं दी उसमें डबल लोगों को हुआ। अगर हमारे जो ग्रुप था उसमें 25 लोगों को स्ट्रोक हुआ 500 में से, जिस ग्रुप में हमने दवाई नहीं दी, प्लेसिबो दिया, उसमें 50 लोगों को हुआ। टोटल जो हमारे पास पहला नंबर है 500, 500 दोनों में सेम है, 500 में से 25 को स्ट्रोक हुआ जिधर हमने दवाई दी, 500 में से 50 को स्ट्रोक हुआ जहां हमने प्लेसिबो दिया। हमने इसका जब रेशो निकाला तो 0.5 निकलेगा वैसे, मतलब हमारी जो दवाई थी उसमें हाफ रिस्क है स्ट्रोक का, उसने कम किया है रिस्क जो स्ट्रोक का। तो ये था हैजार्ड रेशो। रिलेटिव रिस्क हैजार्ड रेशो ज्यादातर कहाँ यूज होता है, क्लिनिकल ट्रायल्स में, ओके। इसकी इंपॉर्टेंट चीज सिर्फ फिलहाल ये याद रखें कि 1 से कम, 1 से ज्यादा, ठीक है। अब आगे जब हम जाके कॉन्फिडेंस इंटरवल और पी वैल्यू की बात करेंगे तब हमें पता चलेगा कि हैजार्ड रेशो निकल आया, लेकिन इसकी भी एग्जैक्ट ये नहीं है कि सिर्फ एक ही हमारे पास वैल्यू हो, इसकी हमारे पास रेंज होती है। फिर ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है, ये क्या है, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। ओके, तो हैजार्ड रेशो ज्यादातर क्लिनिकल ट्रायल्स में यूज होता है। रिलेटिव रिस्क में ये होता है, एक तो इसमें टाइम नहीं होता, ओके। सिर्फ हम लोग रिस्क देखते हैं कि कोई इवेंट दो ग्रुप्स में किस ग्रुप में रिस्क ज्यादा है किस में कम है, ठीक है। और ज्यादातर ये यूज होता है कोहॉर्ट स्टडीज में, ओके। वो ज्यादातर, ये नहीं है कि और में नहीं यूज हो सकता, लेकिन हैजार्ड रेशियो ज्यादातर क्लिनिकल ट्रायल्स में यूज होता है। रिलेटिव रिस्क ज्यादातर कोहॉर्ट स्टडीज में यूज होता है, ठीक है। अब कोहॉर्ट स्टडीज में सपोज हमारे दो ग्रुप थे कि एक ग्रुप स्मोकर है, एक ग्रुप स्मोकर नहीं है, ओके। तो हम लोगों ने देखा कि किस ग्रुप में ज्यादा चांसेस हैं लंग कैंसर होने के, सही है। रिस्क मतलब कितने लोगों में अगर आगे जाकर हुआ, तो जो एक्सपोजर जिस ग्रुप में था स्मोकिंग का उनमें ज्यादा हुआ, या जो नॉन स्मोकर्स थे उनमें ज्यादा हुआ। जी, इसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक्चुअली ये सेशन था ही इसलिए कि मैं इसको रिकॉर्ड करूँ, तो आप लोगों को तो वैसे ही मैंने कहा चलो बुला लेते हैं, थोड़ी बातचीत भी होती रहेगी।
लेकिन इससे आगे वाले जो टॉपिक्स है ना वो इंटरेस्टिंग है, तो उसके लिए अगर सुना हुआ हो तो अच्छा है, सुने तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओके, सो रिलेटिव रिस्क हम लोग यूज़ करते हैं कोहॉर्ट स्टडीज में, हम कंपेयर करते हैं रिस्क बिटवीन टू ग्रुप्स। और अगेन, एक ग्रुप में एक्सपोजर है, एक ग्रुप में एक्सपोजर नहीं है। हम लोगों ने जब उसका आउटकम देखा कि कितने लोगों में ये जो भी आउटकम है, सपोज लंग कैंसर हुआ, कितने लोगों में नहीं हुआ, तो हम अगेन उसको फिर कंपेयर करते हैं दोनों ग्रुप्स में, जिस तरह हमने वहाँ ऊपर डिवाइड किया इसी तरह हम रिलेटिव रिस्क में भी डिवाइड करते हैं। ये सारी चीज़ें अगर आपको अभी नहीं पता, कोई बात नहीं, फोर्थ ईयर के अंदर जब आप लोग वो पढ़ेंगे, कौन सा टॉपिक, कम्युनिटी मेडिसिन, तो उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं वैसे। तो हम लोगों को एक रिलेटिव रिस्क पता चल जाएगा। रिलेटिव रिस्क की भी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसकी वैल्यू या तो 1 से कम होती है, 1 से ज़्यादा होती है, या 1 तक ही होती है। और अगेन इसमें भी रेंज होती है। रेंज में बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रेंज इज इंपॉर्टेंट। ओके, ऑड्स रेशो पे अगर हम आते हैं तो ऑड्स रेशो सिर्फ ज़्यादातर केस कंट्रोल स्टडीज में यूज़ होता है, और रेयर डिजीजेस के लिए। केस कंट्रोल स्टडीज ज़्यादातर हम रेयर डिजीजेस के लिए ही यूज़ करते हैं। ओके, तो इट्स जस्ट लाइक रिलेटिव रिस्क, लेकिन ये क्योंकि हम पास्ट में जाकर देख रहे हैं तो इसको हम ऑड्स रेशो का नाम दे देते हैं। ओके, तो अब हम इसको आगे अगेन डिस्कस करेंगे हैजार्ड रेशो को। ऑड्स रेशो रिलेटिव रिस्क को फिलहाल नहीं करेंगे क्योंकि इसकी कोई एग्जाम्पल मेरे पास फिलहाल नहीं है। लेकिन अगर भी कोई भी केस कंट्रोल स्टडी की बात हुई होगी तो उसमें उन्होंने रिजल्ट ऑड्स रेशो की फॉर्म में दिया होगा। कोहॉर्ट स्टडीज की अगर बात हो रही होगी तो उसमें रिलेटिव रिस्क की फॉर्म में दिया होगा। क्लिनिकल ट्रायल्स में उसने हैजार्ड रेशो की फॉर्म में दिया होता है। ओके, अब आई नो कि ये बहुत आप लोगों को अजीब सा ये टॉपिक लगा होगा, क्योंकि ये अजीब है और इसको समझने में कुछ टाइम लगेगा। ये आपको अभी मैंने बताया और ऐसे इतने इजीली समझ नहीं आएगा, इसको थोड़ा टाइम लगेगा। इसको पी वैल्यू को और कॉन्फिडेंस इंटरवल को, ये तीन चीज़ें थोड़ी सी डिफिकल्ट हैं, इसको टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपको ये तीन चीज़ें आ जाएंगी तो आप कोई भी स्टडी पढ़ सकते हो, खुद से ट्रायल आप खुद से पढ़ सकते हो। आपको पता चलेगा कि ये जो फाइंडिंग इसमें आई है ये इम्पोर्टेंट है या नहीं। और जब आपको ये पता होगा कि इम्पोर्टेंट है या नहीं, तो आपको ये पता चलेगा कि यार इस पे हम कुछ और लेटर या हम कोई सिस्टमिक रिव्यू मेटा एनालिसिस हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। वो आपको तब पता चलेगा जब आपको पहले उसके रिजल्ट्स पढ़ना आते हो। तो उसके लिए तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ये थी। सेकंड, पी वैल्यू। पी वैल्यू बेसिकली ये होती है कि एक नंबर होता है, ठीक है, और वो रिप्रेजेंट ये करता है कि जो आपका रिजल्ट निकला है वो बाय चांस निकला है या उसकी सच में कोई एसोसिएशन है या नहीं है। ओके, तो सपोज आपकी, अगर मैं रेंज की मैं पीछे बात कर रहा था, तो रेंज हम लोगों की उसकी निकल आई 0.05 का हैजार्ड रेशियो था। मींस हमारी जो भी दवाई थी वो बेहतर थी, उसमें कम लोगों को स्ट्रोक हुआ। लेकिन उसकी जो पी वैल्यू थी वो 0.05 से कम नहीं थी। ओके, दिस दिस वैल्यू इज इंपॉर्टेंट। पी वैल्यू के लिए जहां भी आपको बहुत पी वैल्यूज दिखेंगी, इतनी पी वैल्यूज दिखेंगी, आपको सिर्फ ये चीज याद रखनी है कि अगर वो 0.05 से ज्यादा है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं है। 0.05 से अगर उसकी वैल्यू ज्यादा है, मीन्स उसका जो भी रिजल्ट निकला है हो सकता है वो बाय चांस निकला हो। ओके, अगर 0.05 से कम है, अगर सपोज उसकी वैल्यू है 0.02, इसका मतलब है कि सिर्फ 2% चांस था कि वो जो रिजल्ट आया है वो तुक्के में आ गया। और 98% चांस है कि देयर इज एन एसोसिएशन। ओके, लेकिन अगर यही वैल्यू होती 0.06, इसका मतलब था कि 6% चांस है कि आपका जो भी रिजल्ट आया है वो तुक्के में आया है, और 94% चांस है कि देयर इज एन एसोसिएशन। लेकिन हम लोगों को 94% चांस हमारे लिए अच्छा नहीं है, हम लोगों को कम से कम 95 चाहिए। तो जब भी पी वैल्यू 0.05 से ज्यादा होगी, मींस जो रिजल्ट है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। ओके, ये पॉइंट किसी को समझ आया है? पी वैल्यू के भी हम एग्जाम्पल भी देख लेंगे वैसे आगे। नहीं आया किसी को भी? हेलो, आ गया? चलें, अच्छा अब इसको हम पढ़ेंगे आगे तो आपको ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी। चलें, ज़बरदस्त।
लेकिन पी वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो और ये आपको बहुत मिलेगी, हर जगह मिलेगी, जब भी आपने सपोज कोई भी, अगर पीछे जब हमने क्रॉस सेक्शनल की बात की थी, जब मैंने पीछे क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ की बात की थी कि हम उसमें डिफरेंट टाइप होते हैं हमारे पास, नॉमिनल डेटा, ऑर्डिनल डेटा, कंटिन्यूस डेटा। तो हमारे पास जब ये डेटा सेट बनते हैं तो हम इनके आपस में बेसिकली टेस्ट्स करते हैं। जब हम टेस्ट करते हैं तो वो टेस्ट हमें इन दी एंड एक रिजल्ट देता है, और उसके साथ पी वैल्यू देता है। तो आपने सबसे पहले तो पी वैल्यू को देखना है कि यार ये 0.05 से ज़्यादा है या 0.05 से कम है। अगर 0.05 से ज़्यादा है, मीन्स ये जो चांस है ना, ये भी ज़्यादा है कि ये बाय लक हुई है। तो तो हम लोगों के लिए वो फिर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहती बात कि बेशक इसका आपस में कोई ताल्लुक है, एसोसिएशन है, लेकिन यार ये 6% भी चांस है ना कि अगर ये बाय चांस हुआ है, कोई तुक्के के अंदर निकल आई ये चीज़, तो नो नो, हम लोग इसको इंक्लूड नहीं करेंगे अपनी स्टडी में। अगर ये 0.05 से कम है तो हम लोग तभी इसको इंक्लूड करेंगे कि यार सिर्फ, अगर 0.04 है, इसका मतलब है कि सिर्फ 4% चांस था कि जो भी रिजल्ट निकला है वो ड्यू टू रैंडम चांस था। तो हम लोग 4%, 5% तक अफोर्ड कर सकते हैं। 5 से ज़्यादा अगर ये 5.1, 5.2 हो गया, हम लोग उसको एंटरटेन नहीं करेंगे। हम लोग रिजल्ट्स को लिखेंगे ज़रूर, बताएंगे ज़रूर, लेकिन वो सिग्निफिकेंट रिजल्ट नहीं होगा, ओके। पी वैल्यू ये है। अब कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात करते हैं। कॉन्फिडेंस इंटरवल में, चलें, थैंक यू। कॉन्फिडेंस इंटरवल में बेसिकली ये होता है कि जो मैंने पीछे बात की थी कि हमारे पास हैजार्ड रेशियो आएगा, हमारे पास रिलेटिव रिस्क होगा, हमारे पास ऑड्स रेशियो होगा, तो उसकी उन्होंने ना सिर्फ एक वैल्यू तो दी होती है, 1.5 या 0.5, 0.8, कोई भी वैल्यू दी हुई है, उसके साथ उन्होंने ना एक ब्रैकेट में एक रेंज दी होती है। अगर 0.8 आया है ना किसी की भी हैजार्ड रेशियो, उसके साथ उसने बताया होगा कि इसकी जो रेंज है ना, सपोज वो 0.5 से लेकर 0.9 तक है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। अब उसने वो रेंज दी हुई होती है। कॉन्फिडेंस इंटरवल ज़्यादातर हमारे पास जब भी होता है, लिखा होता है CI 95 करके, कहीं पर भी आपको दिखेगा दिखेगा ना, तो आपको CI 95 करके लिखा होता है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि जब भी हम रेशोज की बात कर रहे हैं, अगर कॉन्फिडेंस इंटरवल 1 को क्रॉस कर रहा है, मीन्स वो सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है। 1 को अगर वो क्रॉस कर रहा है कॉन्फिडेंस इंटरवल, मीन्स उसकी जो पी वैल्यू है वो 0.05 से ज़्यादा है, सही, क्योंकि वो सिग्निफिकेंट नहीं था। तीन चीज़ें, अगर उसने 1 को क्रॉस किया, इसका मतलब कि कॉन्फिडेंस, मतलब वो हमारे लिए पहली चीज़ सिग्निफिकेंट नहीं है, और दूसरा उसकी पी वैल्यू 0.05 से ज़्यादा है। अगर वो 1 को क्रॉस नहीं कर रहा, ठीक, मतलब ये मैं नहीं कह रहा कि वो 1 से कम है या 1 से ज़्यादा है, इन बोथ केसेस अगर 1 से कम है या 1 से ज़्यादा है, जो मेन हमारी वैल्यू है वो भी लाजमी बात उससे ज़्यादा होगी, प्लस कॉन्फिडेंस इंटरवल भी अगर ज़्यादा है, लेकिन वो 1 को क्रॉस नहीं कर रहा, इसका मतलब है कि अगर हम पी वैल्यू उसकी देखेंगे ना, तो वो 0.05 से कम ही होगी, पहली चीज़, और ये सिग्निफिकेंट होगी। अब इसकी एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ एक, और वो एक लेटर का एक अच्छा वो है, टॉपिक है। चले, एक सेकेंड, इसको मैं पैक कैसे करूंगा। हम्म हम्म, ओके, सो ये एक स्टडी है, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, ये आप सबको विजिबल है स्क्रीन पे। यस। चलें, ओके, तो ये, चलें हम पहले इस पे बात करें कि इसमें उन्होंने क्या किया। हम ये नहीं बात करते कि ये है क्या, इसमें उन्होंने क्या किया कि सपोज एक ग्रुप था 81 कपल्स का, उसको उन्होंने एक ग्रुप में रखा, और एक ग्रुप, सेकंड ग्रुप था 83 कपल्स का, इनको इन्होंने दूसरे ग्रुप में रखा। तो पहले तो मुझे ये बताएं कि कौन सी टाइप है स्टडी की, ये कौन सी टाइप स्टडी की। हेलो, हेलो,
दिस इज क्लिनिकल ट्रायल। केस और कंट्रोल ये इस वजह से नहीं है बिकॉज हम लोगों ने अभी पहले जब ग्रुप्स बनाए हैं वो हमने एक्सपोजर की ग्रुप पर बनाए हैं, कि एक को हम ट्रीटमेंट ग्रुप है, दूसरा हमारा कंट्रोल ग्रुप है। ओके, सो एक को हम लोगों ने कोई दवाई देनी है, एक को हमने नहीं देनी। अब हम अगर इस पे बात करें, अच्छा ये देखें, ये ओपन लेवल है। ओपन लेवल का मतलब है, ओपन लेवल का मतलब है कि सबको पता है, पार्टिसिपेंट्स को भी पता है कि उनको दवाई मिलनी है या नहीं मिलनी, और ऑब्जर्वर्स को भी पता है कि उनको दवाई मिलनी है या नहीं मिलनी। ओके, अब इसमें बेसिकली ये कि बैक्टीरियल वेजिनोसिस एक फीमेल्स की डिजीज है, ठीक है। नो, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होता वैसे ही, क्योंकि हम लोगों ने आज से डेटा कलेक्ट करना स्टार्ट किया है और हम फ्यूचर में जाके इसको एनालाइज करेंगे। सो यू कैन से इट्स प्रोस्पेक्टिव, लेकिन हम इसको बोलते नहीं हैं। प्रोस्पेक्टिव हम मोस्टली नहीं बोलते। प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव हम सिर्फ तभी क्लियर करते हैं जब रेट्रोस्पेक्टिव का भी ऑप्शन मौजूद हो, जो कि सिर्फ हमारे पास कोहॉर्ट स्टडी में होता है। अगर नहीं है तो हम लोग नहीं बता बोलते कि ये प्रोस्पेक्टिव है या रेट्रोस्पेक्टिव है। तो इसमें बेसिकली इन्होंने ये किया है कि बैक्टीरियल वेजिनोसिस एक डिजीज़ है फीमेल जेनाटल ट्रैक की। तो उसमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है। तो इसमें इन्होंने ये किया कि दो ग्रुप्स बनाए। एक ग्रुप में जो मेल पार्टनर था उसको उन्होंने ट्रीट किया, और जो दूसरा ग्रुप है उसमें मेल पार्टनर को ट्रीट नहीं किया। और इसके बाद इनको देखना यह था कि 12 वीक्स के बाद वेजिनोसिस रिकरेंट कितनी फीमेल्स को हुआ। ओके, अब अगर हम बात करें इसके रिजल्ट्स की, ठीक है, इन्होंने दो ग्रुप्स बना लिए और इन्होंने 12 वीक्स के ऊपर चेक करना है। दिस इज एक्सपेरिमेंटल। रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल इज एक्सपेरिमेंटल, ऑलवेज एक ही टाइप एक्सपेरिमेंटल की। ये ऑब्जर्वेशनल हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसमें हम लोगों ने एक ग्रुप को एंटीबायोटिक्स दी, एक ग्रुप को हमने नहीं दी। ओके, खैर ये इसने सारा बताया हुआ है। वैसे चलें जनरली मैं आपको बता देता हूँ कि ये इसका एब्स्ट्रैक्ट था, यहाँ से लेकर इसका ये कंक्लूजन तक इसका एब्स्ट्रैक्ट था, जिसमें आप इसी तरह एक मेथड्स आप लाजमी बताते हो, आपने क्या क्या किया, रिजल्ट्स आप एक्सप्लेन करते हो, और आप कंक्लूजन्स जो है, जो भी आपने इन दी एंड कंक्लूड किया वो आप बताते हो। एब्स्ट्रैक्ट की इंपॉर्टेंट बात ये होती है इसमें आप रेफरेंस नहीं देते। ओके, ये आपका जो आर्टिकल है आप उसको कंक्लूड करते हो एक तरह से। ये इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में बेसिकली आप हमेशा कोई भी जब डिजीज़ होती है आप उसके बारे में स्टार्ट करते हो और आप ये बताते हो कि वो कितनी कॉमन है, ठीक है, उसकी पैथोफिजियोलॉजी अगर आपको पता है वो, ठीक, दुनिया में इसकी मतलब क्या है, इसका किस तरह ये असरअंदाज होती है, या कितनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिस्टर्ब करती है, या कितने पैसे इसके ऊपर लगते हैं इसको इसकी मैनेजमेंट में, या इसकी जो भी मॉर्बिडिटी है वो क्या है, वो आप सारा इसको बताते हो। फिर आप इसके जो पहले के काम हुए होते हैं, कुछ जो प्रीवियस स्टडीज़ हैं आप उसके बारे में थोड़ा सा बता देते हो। खैर, ये इंट्रोडक्शन में सिर्फ ये चीज़ होती है। मेथड्स में आपने उसको बिल्कुल इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि इन्होंने कब से लेकर कब तक जो है वो इसमें इनरोल किए इस स्टडी के लिए पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, उनके किस तरह से उन्होंने ग्रुप्स बनाए, और जितने भी इसमें डिफरेंट डेफिनेशंस थी वो सारी इसमें एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन ये हमारे फिलहाल काम की नहीं है। हम डायरेक्ट जाते हैं आगे। ये अच्छा, ये चार्ट भी इस तरह का, ये आपको टेबल भी लाजमी बनाना पड़ता है, फ्लो चार्ट, ये और ये मेटा एनालिसिस में भी बनता है। अच्छा, हम आते हैं डायरेक्ट आउटकम्स पे। आउटकम्स की अगर बात करें, ठीक है, तो आउटकम में इसने हमारा इनका आउटकम क्या था, रिकरेंस ऑफ बैक्टीरियल वेजिनोसिस विद इन 12 वीक्स। अब 69 क्योंकि कपल्स थे हमारे पास कंट्रोल ग्रुप में, और सॉरी इंटरवेंशन ग्रुप में, और दूसरे ग्रुप में थे 68 उसमें थे। ओके, तो 24 आउट ऑफ 69 विमेन जो थी जिनको हम लोगों ने ट्रीट किया था, उनका जब हमने रिजल्ट निकाला तो उनमें समझ लें 1.6 का हमारे पास रेट निकला पर पर्सन ईयर। कॉन्फिडेंस इंटरवल 1.1 से 2.4 है, इसको हम फिलहाल छोड़ देते हैं, ठीक है। हम दूसरे ग्रुप में देखा हमने तो 68 में से 43 विमेन को वापस रिकरेंट बैक्टीरियल वेजिनोसिस हुआ विथ इन 12 वीक्स। ओके, तो अभी हम लोग और किसी चीज़ पर नहीं जा रहे, हम लोगों ने सिर्फ ये देखा कि इस ग्रुप में 69 में से 24 को हुआ, और जो दूसरा ग्रुप है उसमें 68 में से 43 को हुआ। आपके ख्याल में जिस ग्रुप को इन्होंने एंटीबायोटिक्स दी और मेल पार्टनर्स को ट्रीट किया, उस ग्रुप में और जो सेकंड ग्रुप है जिसमें इन्होंने मेल पार्टनर को ट्रीट नहीं किया, इसमें कोई डिफरेंस है? एक ग्रुप में 69 में से 24 को हुआ और दूसरे ग्रुप में 68 में से 43 को हुआ। तो इनमें कोई डिफरेंस है?
यस देयर इज डिफरेंस। ओके, अच्छा खासा डिफरेंस है, जबकि मतलब आप समझ लें कि 15 का डिफरेंस है। खैर, इन्होंने आगे ये किया कि एक चीज़ तो इन्होंने निकाली, एब्सोल्यूट रिस्क डिफरेंस। ठीक है, जो हमारे पास इसमें जो रिकरेंस रेट निकला था 1.6 का, और जो दूसरा ग्रुप है उसमें रिकरेंस रेट निकला था 4.2 का। तो इन्होंने इसको किया सब्सट्रैक्ट, 1.6 में से 4.2 को सब्सट्रैक्ट किया, तो ये -2.6 की इनकी वैल्यू निकल आई। ओके, तो ये एक निकला इनका एब्सोल्यूट रिस्क डिफरेंस, पर हम इसकी भी बात नहीं कर रहे अभी, हम नीचे चलते हैं, हम लोग देखना चाह रहे हैं हजार्ड रेशो को। अच्छा, ये इन्होंने बताया हुआ है हजार्ड रेशो। जो रेशो इन्होंने बताया, वो रेशो इन्होंने किस तरह निकाला? रेशो इन्होंने निकाला, डिवाइड किया 1.6 को 4.2 से। अगर आप अभी अपने कैलकुलेटर में करेंगे 1.6 को 4.2 से, तो आपके पास रिजल्ट निकल आएगा 0.38। ठीक है। अच्छा, क्योंकि हमने हजार्ड रेशो के बारे में एक चीज़ की थी कि इसमें टाइम भी गिवन होगा, ये 12 वीक्स का टाइम जो है, ये इसलिए इन्होंने बताया हुआ है। हजार्ड रेशो इनका निकला 0.37 का। 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है 0.22 से 0.61। मैंने एक चीज़ पीछे कही कि 1 को क्रॉस नहीं करना चाहिए, डू यू थिंक कि ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है? यस, दिस इज सिग्निफिकेंट। इसकी पी वैल्यू कहीं मिस हो गई है मुझसे, लेकिन इसकी पी वैल्यू वो भी सिग्निफिकेंट थी। ठीक है, वो 0.05 से कम थी, क्योंकि ये सिग्निफिकेंट है। अगर अगर ये 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल ये 0.61 की जगह ये 1 को क्रॉस कर जाता, अगर सिर्फ 1 आ जाता यहाँ पर, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं रहता और इसकी पी वैल्यू 0.05 से ज़्यादा हो जाती। ओके, तो अब क्योंकि इसका जो हैजार्ड रेशो 0.37, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हम लोगों ने कॉन्फिडेंस इंटरवल देखना था। अगर ये बेशक 0.37 रहता और कॉन्फिडेंस इंटरवल 1 क्रॉस कर जाता, तो हम लोगों के लिए ये स्टडी काम की नहीं थी। अभी काम की है, क्योंकि इसके मुताबिक अगर आप मेल पार्टनर्स को ट्रीट करोगे, बैक्टीरियल वेजिनोसिस किसी एक फीमेल को हुआ, आप उसके मेल पार्टनर को ट्रीट करोगे, तो 12 वीक्स में रिकरेंट इन्फेक्शन के चांसेस कम होंगे। ओके, सो एंड दिस इज ह्यूज, वो इस तरह से। अच्छा, मज़े की बात, अभी मैं यूएसएमजी स्टेप 2 के ब्लॉक्स जब कर रहा होता हूँ, तो उसमें एक क्वेश्चन था, और उसकी एक ऑप्शन की एक्सप्लेनेशन में यही था कि हम मेल पार्टनर्स को ट्रीट नहीं करते। वो आई गेस अपडेट नहीं हुआ हुआ। ये एक ट्रायल आया है, ट्रायल के मुताबिक अगर आप उनके मेल पार्टनर को ट्रीट करोगे तो चांस कम हो जाएगा इन्फेक्शन का। और ये एक अच्छा टॉपिक है लेटर टू द एडिटर का, बिकॉज इसके जो रिजल्ट्स हैं वो पॉजिटिव हैं। और फीमेल हेल्थ वैसे भी एक हमेशा एक अच्छा टॉपिक होता है लिखने के लिए, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली बहुत डिफरेंस है मेल्स और फीमेल्स की, जो भी आप उनको क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हो उसमें बहुत डिफरेंस है। तो ये एक अच्छा टॉपिक है, वो इस वजह से क्योंकि इसका डिफरेंस पॉजिटिव है और इसका असर है। और ये बेशक फेज 3 ट्रायल था आई गेस, लेकिन इस पे मे बी और आगे काम हो, तो ये गाइडलाइंस में आ जाए। चीज़ अभी नहीं आई गाइडलाइंस में, ओके, अभी क्योंकि इतना एज सच इतना ज़्यादा प्रूफ नहीं है, लेकिन स्टिल कहाँ पर है? अच्छा, इन्होंने कहीं उसके उसमें बताया होगा पहले कि कौन सा फेज है, वैसे फेज 3 है ये। तो ये एक अच्छा टॉपिक है, इस पे अगर कोई लिखना चाहे तो बिल्कुल लिख सकता है, मैं लिखता अगर मेरे पास टाइम होता, लेकिन आप में से कोई भी लिखना चाहे तो बिल्कुल लिखे इसके ऊपर। और अब इसको किस तरह लिखें, बिल्कुल बैक्टीरियल वेजिनोसिस के बारे में स्टार्ट स्टार्ट करें, उसके हवाले से इंट्रोडक्शन वगैरह दें, फिर गैप का बताएं कि किस तरह वापस रिकरेंट जो इन्फेक्शंस होते हैं उसका आप डेटा कहीं से ढूंढें पहले और वो इसमें ऐड करें। उसके बाद आप बताएं कि एक न्यू स्टडी आई है, उसके मुताबिक जो है अगर मेल पार्टनर्स को ट्रीट करेंगे तो आफ्टर 12 वीक्स, विद इन 12 वीक्स रिकरेंट बैक्टीरियल वेजिनोसिस के चांसेस कम हो जाएंगे, और इसके फिर क्या फ्यूचर इंप्लीकेशंस हैं। ओके, तो इस पे आराम से लिखा जा सकता है, एक अच्छा टॉपिक है। तो खैर, इसका मेरा मकसद ये था आपको ये चीज़ दिखाने का, रेंडमाइज ट्रायल के इसमें से हम लोगों को ये आउटकम्स देखने थे, कि हमें ये पता हो कि जब हैजार्ड रेशो या रिलेटिव रिस्क या ऑड्स रेशो निकला है, और उसकी, अच्छा अगर सपोज सपोज ऐसा होता कि हम लोगों की जो दवाई हम लोगों ने दी है, एंटीबायोटिक्स दी हैं, वो बिल्कुल उल्टा असर कर जाती। ओके, और जो हम लोगों का इंटरवेंशन वाला ग्रुप है जिसमें हम लोग एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, उसमें ज़्यादा
खवातीन को इन्फेक्शन होता, तो आपके ख्याल में हैजार्ड रेशो जो है ये 1 से कम होता, 1 से ज़्यादा होता? अच्छा, अगर हम लोगों ने जो भी इंटरवेंशन की, सही, हम लोगों ने जो एंटीबायोटिक्स दी मेल पार्टनर्स को, सपोज वो चीज़ बैकफायर कर गई, ठीक है, और उसका फायदे की जगह नुकसान ये हो गया कि जिन भी हम लोगों ने जिन भी मेल्स को, हमने जिस ग्रुप में मेल्स को ट्रीट किया, उनकी जो वाइफ्स थी, उनमें इन्फेक्शन ज़्यादा हुए एज कम्पेयर टू अदर ग्रुप। जिस ग्रुप में हम लोगों ने ट्रीट नहीं किया उसमें अपने मुताबिक रहे, लेकिन जिस ग्रुप में हमने ट्रीट किया उसमें ज़्यादा इन्फेक्शंस हो गए एज कम्पेयर टू द सेकेंड ग्रुप। तो ये हैजार्ड रेशियो जो निकलता, तब ये 1 से कम होता या 1 से ज़्यादा होता? 1 से ज़्यादा होता। 1 से ज़्यादा होता, लेकिन हम अगेन कॉन्फिडेंस इंटरवल देखते हैं कि ये जो इसकी लोअर वैल्यू है ये 1 से नीचे आ रही है या नहीं आ रही। और ये 1 से नीचे अगर आ जाती तो हम बोलते हैं कि बेशक, नो डाउट, कि जिस ग्रुप में हम लोगों ने ये दवाई दी वो बैकफायर कर गई, उसमें ज़्यादा इन्फेक्शन हुए, लेकिन दिस इज़ नॉट सिग्निफिकेंट बिकॉज कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो 1 से कम है। अगर वो 1 से कम नीचे नहीं आता तो हम बोलते कि यार दिस इज सिग्निफिकेंट, और ये जो नुकसान है ये अच्छा नहीं है। तो ये था हैजार्ड रेशो। सबको समझ आ गई ये बात? ओके, अच्छा, ये चीज़ें ऐसी हैं कि इसमें मैं अगर बता भी दूं ना, ये आप लोगों को इतनी अच्छी तब तक समझ नहीं आएंगे जब तक आप लोग खुद से इसको जाके पढ़ोगे नहीं। ओके, तो इसको आप लोग पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। कॉन्फिडेंस इंटरवल 95, सॉरी, ये पी वैल्यू, और ये ऑड्स रेशो, रिलेटिव रिस्क, हैजार्ड रेशो, ये हाँ इम्प्लीमेंट करेंगे आएगी, लेकिन इम्प्लीमेंट भी फिलहाल अगर कोई नहीं कर सकता तो ये है कि चलें, पढ़ने से भी आपको कुछ हद तक कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जब क्लियर हो जाएंगी तो फिर आपको आसानी रहेगी, स्पेशली जो यूएसएमएल वाले हैं उनके लिए। मेरे ख्याल में शायद मे बी प्लैब वगैरह में भी ये आते हो टॉपिक्स, लेकिन इसमें तो आते हैं, अच्छे खासे आते हैं, तो ये चीज़ें आपको पता हो। ओके, सो ये हो गया हमारे पास हज़ार्ड रेशो। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि आप में से किन लोगों को लाइक बिल्कुल भी रिसर्च का नहीं पता और वो पहली बार अटेंड कर रहे हैं।